अब लोगों को समझ में आ रहा है कि महिलाओं के अगेंस्ट में, बच्चों के अगेंस्ट में किस तरीके के डिस्क्रिमिनेशन है। यूनिफॉर्म सिविल कोड ना होने के कारण चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन एक्ट, पॉश एक्ट, आपका जो रेप लॉज होता है, और आपका ऐसे बहुत सारे लेजिस्लेशंस हैं जो से पॉलीगैमी है, जिसका कि प्रोटेक्शन एक कम्युनिटी की महिलाओं को बिल्कुल नहीं है। और ये जो आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड है वो इन सारे लेजिस्लेशन को यूनिफॉर्मली हर धर्म की महिला और बच्चे के ऊपर अप्लाई करके सबको समान सुरक्षा देता है। और इसीलिए इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि संविधान की जो आत्मा है ना, उस आत्मा को कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट करता है, उसकी स्पिरिट को इम्प्लीमेंट करता है। हिंदू धर्म को याद कीजिए तो सती प्रथा थी, देवदासी प्रथा थी, बाल विवाह था, पर हिंदू धर्म में उन सारी चीज़ों को बैन किया गया। वहाँ पे ये किसी ने क्लेम, अगर कुछ लोगों ने रजिस्ट भी किया तो सबने बाद में एक्सेप्ट किया कि हिंदू धर्म का ये रिलीजन का इसेंशियल पार्ट नहीं है, कि ये आपके राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन को वायलेट करता है। ये बिल्कुल सरासर गलत है। जब से सरकार ने ट्रिपल तलाक, इंस्टेंट ट्रिपल तलाक को बैन किया है, तब से बहुत सारी मुस्लिम महिलाएं बहुत कंफर्टेबल जोन में आ गई। उनका वो डर कहीं ना कहीं जाके काफ़ी हद तक कम हुआ है, जहाँ पे उनको लगता था कि उनको कभी भी तलाक दिया जा सकता है। किसी मुस्लिम महिला का फ़ोन आया, उसने बोला मैं बच्चे को अडॉप्ट करना चाहती हूँ तो मैं क्या करूँ। अब उनका रिलीजन अडॉप्शन के लिए परमिट नहीं करता, तो सवाल यहाँ पे ये कि क्या अडॉप्शन कोई बुरी चीज़ है क्या। यूसीसी उनके राइट का एक्नॉलेजमेंट भी है और यूसीसी उनके राइट का प्रोटेक्शन भी है। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ सपना शर्मा। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिसकी चर्चा पूरे देश में है। जी, हम बात करेंगे यूसीसी को लेकर, यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसको समान नागरिक संहिता कहा जाता है। हालांकि इसको लेकर तमाम तरीके की चर्चाएं हैं, लोगों के बीच में कंफ्यूजन है कि आखिरकार इसमें है क्या इससे संस्कृति पर, किसी धर्म की या रीति रिवाज पर कोई असर पड़ेगा कि नहीं। इन तमाम सवालों के आज आपको जवाब मिलने वाले हैं, क्योंकि हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की लॉ प्रोफेसर सीमा सिंह। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। तो लोगों के बीच में बहुत सारी कंफ्यूजन है यूसीसी को लेकर, और सबसे पहले तो लोगों को यही नहीं पता है कि आखिर यूसीसी होता क्या है। तो सबसे पहले हमारे दर्शकों को वो समझाइए। देखिए, क्या है कि दो तरीके के लॉ होते हैं, एक होता है सिविल लॉ और एक होता है क्रिमिनल लॉ। सिविल लॉ में भी एक लॉ होता है जो आपके पर्सनल अफेयर्स को डील करता है, और एक दूसरा लॉ होता है जो कि जिससे कि आप बाकी लोगों से जो है डील करते हैं। तो आज के समय में जो भारत की हालत है उसमें यूनिफॉर्म क्रिमिनल कोड है। हालांकि मैं कहूँगी वो इक्वली एप्लीकेबल नहीं, भी मैं बताऊँगी भी कि वो कैसे होता है। लेकिन अगर सीधे और सरल शब्दों में मैं बोलूँ तो भारत में आज़ादी के बाद भी अलग अलग धर्मों के लोग अपने पर्सनल लॉज में अपने अपने रिलीजन के हिसाब से गवर्न होते हैं। उसका परिणाम ये हो रहा है कि अलग अलग धर्मों की जो महिलाएं और बच्चे हैं उनको एक समान अधिकार हासिल नहीं, किसी को इतना अधिकार है तो किसी को इतना है। इस डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करने का नाम ही यूनिफॉर्म सिविल कोड या कॉमन सिविल कोड है। तो कॉमन सिविल कोड का मतलब है एक समान लॉ बना करके हर धर्म की महिला और हर धर्म के बच्चे को एक समान संरक्षण देना। बिल्कुल, और क्योंकि अब इस पर चर्चाएं बहुत ज्यादा तेज हो गई है, उत्तराखंड ऐसा राज्य जहाँ पर जल्द ही इसको लेकर कानून भी बन जाएगा, आजाद भारत का पहला राज्य वो कहलाएगा। लेकिन इसके फायदे क्या कुछ रहने वाले हैं? देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड के बहुत सारे फायदे होने वाले हैं, और थोड़ा सा मैं इसकी हिस्ट्री में जाना चाहूँगी, क्योंकि ये जानना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एक्चुअल में इशू क्यों आ रहा है बार बार। तो हमें थोड़ा सा इसके इतिहास में जाना होगा। इतिहास में जाने के लिए हमें ये भी आज समझना होगा कि अगर आज आप कोडिफाइड लॉ की बात करोगे तो हिंदू लॉ कोडिफाइड है, क्रिश्चियन, पारसी और ज्यूश लॉ भी लगभग सेम पैटर्न पे कोडिफाइड है। अभी जो एक महत्वपूर्ण जो विषय चल रहा है, जो लॉ पर्सनल अनकोडिफाइड है, वो इस्लामिक लॉ है। अब इस्लामिक लॉ क्यों अनकोडिफाइड है या आज भी इसको अनकोडिफाइड रखने की बात क्यों हो रही है, इसको हमें थोड़ा सा इसके इतिहास में जाकर के समझना पड़ेगा। और इसको समझने के लिए हम आज़ादी के पहले चलते हैं। 1857 में जब आज़ादी के लिए एक स्वतंत्रता संग्राम होता है तो ब्रिटिशर्स वो संग्राम जीते नहीं थे और न ही हम हारे थे। उसका एक तगड़ा प्रभाव ब्रिटिशर्स के दिमाग पे हुआ था, ईस्ट इंडिया कंपनी के दिमाग पे हुआ था, और उनको ये लग रहा था कि लंबे समय तक वो भारत में रूल नहीं कर पाएंगे। इसलिए अगर आप ध्यान से देखो तो उन्होंने 1857 की क्रांति के बाद ही सारे लॉज जो हैं वो इनेक्ट करके भारत में इम्प्लीमेंट किए, चाहे वो CRPC हो, CPC हो, इंडियन एविडेंस एक्ट हो, IPC हो, कॉन्ट्रैक्ट हो, कोई भी लॉ हो। उस समय उन्होंने इंडियन सक्सेशन एक्ट, इंडियन डिवोर्स एक्ट जैसे भी लेजिस्लेशन बनाए थे। लेकिन उन्होंने एक काम क्या किया था, उन्होंने इसमें से एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को हमेशा बाहर रखा, जो कि मुस्लिम कम्युनिटी थी। उन्होंने ऐसा क्यों किया? उनके दिमाग में ये चीज़ लगातार चल रही थी कि हमें डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी पे चलना है, और ये अल्टीमेटली 1937 में शरीयत एक्ट के रूप में आती है,
जिसको कि ब्रिटिशर्स ने बहुत सोच समझ करके मुस्लिम लीग के दबाव में पास किया था। और शरीयत एक्ट 1937 बना करके उन्होंने ये डिक्लेयर कर दिया कि अब इस्लामिक लॉ में किसी भी तरीके के गवर्नमेंट का इंटरफियरेंस नहीं हो सकता। उसके बाद 1947 में हम आज़ाद हो गए। आज़ाद होने के बाद भारत रिलीजियस लाइन पे 2 हिस्सों में बढ़ गया। जो लोग भारत में रहे उन्होंने ये माना संविधान को ये लागू होने के बाद कि हम इस संविधान के तहत इस देश को न केवल अपना देश मानते हैं बल्कि इस देश को संविधान को स्वीकार भी करते हैं। इसलिए जब आप संविधान की स्टार्टिंग लाइन देखते हो तो शुरू होती है हम भारत के लोग, बात भारत के लोगों की कही गई, उसमें किसी का एक्सक्लूजन नहीं किया गया है। फिर उसमें 2-3 चीज़ें जो इम्पोर्टेंट हैं, उसमें सॉवरेनिटी की बात आती है, उसमें इक्वलिटी की बात आती है, जस्टिस की बात आती है, लिबर्टी की बात आती है, फ्रेटर्निटी की बात आती है। तो जो संविधान की उद्देशिका है ना, वो भारत के प्रत्येक नागरिक के जीवन का उद्देश्य भी है और इसी उद्देश्य में समानता भी शामिल है। तो यहाँ पे क्वेश्चन इस बात को लेकर है कि समानता की शब्द से महिलाओं की इतनी बड़ी संख्या को क्या हम डिप्राइव कर सकते हैं क्या? यहाँ पे समस्या ये हुई कि चूंकि जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो लाखों की संख्या में लोग एक दूसरे देश से, भारत से पाकिस्तान, पाकिस्तान से भारत में आए, राइट्स बड़े पैमाने पे हुए। उस समय की जो स्थिति थी उस तरीके की नहीं थी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड उस समय लागू किया जाता। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में इसके ऊपर काफ़ी डिबेट भी हुआ और बहुत सारे मेंबर जो थे, चाहे वो डॉक्टर अम्बेडकर हों, चाहे अल्लादी कृष्णा अय्यर हों, चाहे के.एम. मुंशी हों, इन लोगों ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को सपोर्ट किया था। लेकिन इसको उस समय लागू ना करके DPSP या डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में इसलिए रखा गया तो उनको लगा कि अभी हमें ये सही समय नहीं कि हम इसको लागू करें, लेकिन ये लागू होना चाहिए। इसलिए उन्होंने भविष्य में आने वाली सरकारों के ऊपर इसको छोड़ा और उन्होंने बोला कि जब सही समय आए तो अब इसको लागू करना। अब सवाल ये है कि वो सही समय कब आएगा। शाह बानो का केस हो गया, आज़ादी को मिले 75 साल हो गए, लेकिन अभी भी ये लागू नहीं हो रहा। इसको लेकर के जो एक लगातार विरोध एक पर्टिकुलर कम्युनिटी में रहा वो ये रहा कि शरीयत एक्ट में लिखा गया है कि सरकार इंटरफियर नहीं करेगी, लेकिन जब आपके ऊपर संविधान लागू हो गया और आपने संविधान को एक्सेप्ट कर लिया तो फिर इस संविधान की स्प्रिट के हिसाब से ये देश चलना चाहिए। और जब आर्टिकल 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा, लागू किया जाएगा, ये सरकारें लागू करेंगी, ये लिख दिया गया तो सरकारों का दायित्व भी हो गया। तो इसको अब जो लागू करने की बात हो रही है तो ये कोई ऐसी चीज़ नहीं जो संविधान के बाहर की चीज़ है, ये संविधान के अनुच्छेद 44 को ही लागू करने की बात इसमें काफी समय भी लग रहा है, कई तरीके के विरोध भी हम देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर साफ तौर पर एक कम्युनिटी का ये मानना है कि धर्मों के जो रीति रिवाज हैं, उनकी जो संस्कृति है, साफ तौर पर उस पर असर पड़ेगा। ये कितना सच है? देखिए, इसको मैं बहुत साफ कर देना चाहती हूँ क्योंकि इसको बार बार ऐसे पोर्ट्रे किया जा रहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है कि सबके कस्टमरी लॉ सेम हो जाएंगे। ये भी कहा जा रहा है कि भारत एक डाइवर्सिफाइड कंट्री है, इससे भारत की डाइवर्सिटी पे असर पड़ेगा, लेकिन हमें यहाँ समझना पड़ेगा कि डाइवर्सिटी और डिस्क्रिमिनेशन में अंतर होता है। आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड डाइवर्सिटी को अफेक्ट नहीं कर रहा, ये डिस्क्रिमिनेशन को खत्म कर रहा है, वो भी डिस्क्रिमिनेशन जो महिलाओं और बच्चों के अगेंस्ट में किया जा रहा है। ऐसा नहीं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आने के बाद जो है इस्लाम में जो निकाह होता है वो कुछ और हो जाएगा, हिंदू में जो विवाह होता है वो कुछ और हो जाएगा, या जो क्रिश्चियनिटी में मैरिज है वो कुछ और हो जाएगी। ये तीनों चीज़ें या बाकी हर रिलीजन में या अपने रिलीजन के हिसाब से ही होगी। इसका सिंपल सा उद्देश्य ये है कि एक्चुअली में अभी तक क्या है कि हमारे देश में अगर आप देखेंगे ना तो महिलाओं की सुरक्षा के लिए सबसे ज़्यादा कानून है। 54 प्रोविजंस और लेजिस्लेशन एक्सक्लूसिवली महिलाओं यानी बच्चियों को और औरतों को प्रोटेक्शन देते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या हो रहा है कि अलग अलग पर्सनल लॉज के कारण बहुत सारी ऐसी रिलीजियस कम्युनिटीज़ हैं जिसकी महिलाएं इन प्रोटेक्शंस का लाभ नहीं ले पा रही हैं। इसका उद्देश्य जो है सिर्फ इस डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करके हर महिला और हर बच्चे को, चाहे उसका कोई भी धर्म हो, उसको ये प्रोटेक्शन देना है और इसका किसी के कस्टमरी लॉ से कोई भी लेना देना नहीं है, ना ही ये किसी रिलीजन के कस्टमरी लॉ को अफेक्ट करता है। ये सिर्फ बच्चों और महिलाओं को प्रोटेक्शन देके उनके अगेंस्ट में होने वाले डिस्क्रिमिनेशन को समाप्त करता है। ठीक है, लेकिन सबको एक मंच पर लाना होगा, उसके लिए कई ऐसी चुनौतियां हैं जो आने वाली हैं, कई ऐसी अपनी बातें हैं जो कि समझानी पड़ेगी कि ये जो है महिलाओं में समानता लाने के लिए लाया जा रहा है। वो कितनी बड़ी चुनौती आप देखती हैं आने वाले दिनों में? देखिए, मुझे क्या लगता है ना कि अभी तक हमने इन चीज़ों पे बात करना शुरू नहीं किया है और मुझे याद है कि जब हम लोग इस पर डिस्कशन कर रहे थे तो हमने बहुत सारे लोगों से जो मुस्लिम समाज के लोग थे स्पेसिफिकली, या जो मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस थी या जो महिला ऑर्गेनाइजेशन थी, उनसे हमने बात करी और मेरा ही सवाल था उनसे कि 1985 के शाह बानो से लेकर के सायरा बानो तक आज
मुस्लिम कम्युनिटी में इसको लेकर के कितना चेंज आया है। और उसमें मुझे एक बहुत अच्छा जो एक रिस्पॉन्स मिला वो ये मिला, और वो हमें दिख भी रहा है कि शाह बानो के केस में जो रिसेंटमेंट लोगों में आया था, जो रिएक्शन आया था, वो रिएक्शन लोगों में अब नहीं है, क्योंकि उसका एक रीज़न है। रीज़न ये है कि आज 21वीं सदी का भारत है, लोगों के पास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के सोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं, इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है। अब वो किसी एक व्यक्ति के कहने के हिसाब से नहीं चलते, उनके पास आई हुई इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने का जरिया भी है। उनको लोग पढ़ लिख गए हैं, समझदार हो गए हैं, उनको समझ में अब आता है कि जो लॉ लाया जा रहा है उसका एक्चुअल में उद्देश्य क्या है। आप याद करिए, जब 1985 में शाह बानो का जजमेंट आया था और सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से बोला कि आप यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करिए, ये कैसे हो सकता है कि मुस्लिम महिला को सिर्फ इद्दत की पीरियड तक ही, यानी तलाक के बाद 3 मेंस्ट्रुअल साइकिल तक की उसको मेंटेनेंस मिलेगा, उसके बाद उसको मेंटेनेंस नहीं मिलेगा, तो उसके बाद उसको मेंटेन कौन करेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसमें बोला था कि सीआरपीसी का सेक्शन 125 जो है वो सेकुलर लेजिस्लेशन और उसका प्रोटेक्शन हर धर्म की महिला को मिलना चाहिए। हम एक महिला को सिर्फ इसलिए प्रोटेक्शन से बाहर नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो एक पर्टिकुलर रिलीजियस कम्युनिटी को बिलोंग करती। लेकिन अल्टीमेटली क्या हुआ, दबाव में आकर के उस समय की राजीव गांधी सरकार ने एक लेजिस्लेशन पास किया, और एक लेजिस्लेशन पास करके पुरानी पोजीशन को रीइंस्टेट कर दिया, और इसमें यह कर दिया कि 125 अभी भी मुस्लिम महिलाओं के ऊपर लागू नहीं होगा, और अभी भी उनको इद्दत की पीरियड तक ही मेंटेनेंस मिलेगा। तो फिर से आप वहीं पे आ गए। अब यहाँ पे सवाल ये है कि जब इतना लंबा समय निकल गया, अब लोगों को समझ में आ रहा है कि महिलाओं के अगेंस्ट में, बच्चों के अगेंस्ट में किस तरीके की डिस्क्रिमिनेशन है। यूनिफॉर्म सिविल कोड ना होने के कारण चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन एक्ट, पॉश एक्ट, आपका जो रेप लॉज होता है, और आपका ऐसे बहुत सारे लेजिस्लेशंस हैं, जो जैसे पॉलीगैमी है, जिसका कि प्रोटेक्शन एक कम्युनिटी की महिलाओं को बिल्कुल नहीं है। तो सवाल ये है कि क्या इतनी बड़ी महिला आबादी को हम पीछे छोड़ करके शक्तिशाली भारतीय समाज की बात कर सकते हैं क्या? बच्चों को इतनी बड़ी संख्या में हम इस लेजिस्लेशन से बाहर निकाल करके, इन लेजिस्लेशन से बाहर निकाल करके, क्या हम बच्चों के प्रति न्याय कर रहे हैं क्या? तो ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, ये इन्हीं महिलाओं और बच्चों को न्याय देने के लिए, जैसे कि मैं आपको सिंपल से एक एग्जांपल बताऊं, चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन एक्ट हमारे यहाँ लागू होता है, पॉश एक्ट हमारे यहाँ लागू है, पॉक्सो एक्ट, सॉरी नॉट पॉश, पॉक्सो एक्ट। अब इसमें क्या है, इसमें अगर 18 साल से कम उम्र के बच्चे के साथ अगर आप कोई सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाते हो तो वो ऑफेंस है। लेकिन जब आप अपने पर्सनल लॉ से गवर्न होते हो, जैसे कि इस्लामिक लॉ है, इस्लामिक लॉ में एज ऑफ मेजॉरिटी एज ऑफ प्यूबर्टी मानी जाती है। तो एज ऑफ प्यूबर्टी 12 साल भी हो सकती है, 13 साल भी हो सकती है, 14 साल भी हो सकती है। अब 12, 13, 14 साल की एज की बच्ची को अगर आपने मेजर मान लिया है प्यूबर्टी के हिसाब से, तो मैरिजेबल एज में चली गई। अब अगर आपने 12 साल की लड़की की या 13 साल की लड़की का निकाह कर दिया, तो जब वो मैरिज कॉन्जुमेट होगी तो वो क्या रेप के लॉ उसमें नहीं जाना चाहिए? और अगर हम उसको प्रोटेक्शन नहीं दे रहे हैं तो क्या पॉक्सो का वायलेशन नहीं है क्या? तो आपने क्या किया, एक बच्ची जो एक टेंडर एज की है, जिसको कि प्रोटेक्शन की जरूरत है, उसको आपने पर्सनल लॉ में डिस्क्रिमिनेशन होने के कारण पॉक्सो के प्रोटेक्शन से बाहर कर दिया, चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन एक्ट के प्रोटेक्शन से बाहर कर दिया, आपने उसको तमाम लेजिस्लेशन के प्रोटेक्शन से जो है वो बाहर कर दिया। तो ये बहुत बड़ा डिस्क्रिमिनेशन है। और ये जो आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड है, वो इन सारे लेजिस्लेशन को यूनिफॉर्मली हर धर्म की महिला और बच्चे के ऊपर अप्लाई करके सबको समान सुरक्षा देता है, और इसीलिए इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि संविधान की जो आत्मा है ना, उस आत्मा को कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट करता है, उसकी स्पिरिट को इम्प्लीमेंट करता है। बिल्कुल। लेकिन एक कंफ्यूजन ये भी है, क्योंकि संविधान में, क्योंकि आर्टिकल 44 का भी आपने जिक्र किया था, इसके साथ ही समानता का अधिकार भी है, स्वतंत्रता का भी अधिकार है। तो यहाँ पर कुछ लोगों का ये मानना है कि यूसीसी लागू होने के बाद धार्मिक स्वतंत्रता पर कहीं ना कहीं प्रहार हो सकता है। इसको लेकर लोगों में कंफ्यूजन है, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, इसको लेकर बहुत कंफ्यूजन क्रिएट की जा रही है, और लगातार कुछ लोग ये कह रहे हैं कि हमारी धार्मिक स्वतंत्रता में हस्तक्षेप है, कि कहीं से धार्मिक स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं। उसका मैं आपको रीज़न भी बताती हूँ, जो 2 बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है। पहला तो देखिए ये है कि हमारे संविधान के अनुच्छेद 25 में राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन हर नागरिक को दिया गया है, लेकिन वो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो एब्सोल्यूट नहीं है। वो पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ, मॉरलिटी और भारतीय संविधान के पार्ट 3 में जो बाकी राइट प्रोवाइड किए गए हैं, उनके कॉन्टेक्स्ट में पढ़ा जाना चाहिए। और उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट राइट टू इक्वलिटी यानी समानता का अधिकार, और आर्टिकल 15 जो ये कहता है कि आप सेक्स की बेस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे, ये भी शामिल है।
तो इसका मतलब है कि आपकी रिलीजियस फ्रीडम जो है वो इम्यून नहीं है। दूसरी बात ये कि रिलीजियस फ्रीडम में रिलीजन का मतलब क्या होता है? रिलीजन का मतलब होता है कि एक इंडिविजुअल अपने आप को सुप्रीम डिवाइन से, उसका ईश्वर है, अल्लाह है, गॉड है, वो उसको कैसे उसको कनेक्ट करता है। अब उसके दो एस्पेक्ट होते हैं, एक तो होता है आपकी स्पिरिचुअल एंगल होता है और दूसरा होता है आपकी रिलीजियस प्रैक्टिसेस। अब रिलीजियस प्रैक्टिसेस में कुछ रिलीजियस प्रैक्टिसेस ऐसी हो सकती हैं जो कि संविधान सम्मत हो, कुछ रिलीजियस प्रैक्टिसेस ऐसी हो सकती है जो संविधान सम्मत ना हो। जैसे आप हिंदू धर्म को याद कीजिए तो सती प्रथा थी, देवदासी प्रथा थी, बाल विवाह था, पर हिंदू धर्म में उन सारी चीज़ों को बैन किया गया। वहाँ पे ये किसी ने क्लेम, अगर कुछ लोगों ने रजिस्ट भी किया तो सबने बाद में एक्सेप्ट किया कि हिंदू धर्म का ये रिलीजन का इसेंशियल पार्ट नहीं है। इसी तरीके से अगर आप इस्लाम में देखोगे तो इस्लाम में रोज़ा है, नमाज है, हज है, ज़कात है, ये सारी चीज़ें इस्लाम के इसेंशियल पार्ट हैं। ये जो आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड में जो मैरिज है, जो आपका डिवोर्स है, जो मेंटेनेंस है, जो अडॉप्शन है, जो सक्सेशन है, ये आप अपनी वाइफ और बच्चों से कैसे डील करेंगे, ये इसके बारे में बात करता है, न कि इसके बारे में कि आप अपने अल्लाह या आप अपने ईश्वर से कैसे डील करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि ये आपके रिलीजन का इसेंशियल पार्ट नहीं है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि ज़्यादातर इस्लामिक कंट्री में आज मुस्लिम लॉ कोडिफाइड है और उन इस्लामिक कंट्री में मैरिजेबल एज भी फिक्स है, जो कि ज़्यादातर कंट्री में 17 या 18 साल है। मैरिज का रजिस्ट्रेशन भी फिक्स है। आप ट्रिपल तलाक भी नहीं दे सकते हैं इंस्टेंट कि तलाक हो गया, ऐसा भी नहीं कर सकते। आपको मेंटेनेंस भी देना पड़ेगा। मेरे कहने का मतलब ये कि चाहे पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, सीरिया हो, इराक हो, यमन हो, इन सारे देशों में आपका इस्लामिक लॉ कोडिफाइड है। तो अगर इस्लामिक लॉ वहाँ इस्लामिक कंट्री में उन्होंने उसको कोडिफाइड कर दिया, तो आप ये अगर कह रहे हो कि भारत में कोडिफाइड नहीं हो सकता, तो ये कैसे संभव है? क्योंकि अगर ये इसेंशियल है तो फिर इस्लामिक कंट्री में क्यों है, और अगर इस्लामिक कंट्री में है तो फिर इसेंशियल कैसे है? इसका मतलब जिस चीज़ को आप इसेंशियल बना करके क्लेम कर रहे हो, एक्चुअल में वो आपके रिलीजन का इसेंशियल पार्ट नहीं है। वो एक ऐसा पार्ट है जिसको कि इस्लामिक देशों में भी कंट्रोल रेगुलेट किया गया, और वो एक ऐसा पार्ट है जिसे भारत में भी यूसीसी के थ्रू बेसिकली संविधान के बाकी प्रोविजन और संविधान की स्पिरिट के कॉन्सोनेंस में बनाया जा रहा है। इसलिए ये कहना कि आपकी राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन को वायलेट करता है, ये बिल्कुल सरासर गलत है। कि किसी भी तरीके से आपकी रिलीजियस फ्रीडम को वायलेट नहीं करता, और मुझे लगता है कि हर धर्म के व्यक्ति का, चाहे हम किसी भी रिलीजन को बिलोंग करते हो, हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है कि हम अपनी महिलाओं और बच्चों के अधिकारों का सम्मान करें। और ये यूनिफॉर्म सिविल कोड आपको बस यही करने के लिए कह रहा है कि आप अपनी महिलाओं और बच्चों को सम्मान दीजिए, और उसके लिए जो भी आपके रिलीजियस प्रैक्टिसेस में जो भी डिस्क्रिमिनेशन है, हम बस उस डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करके हर महिला और हर बच्चे को समान रूप से सुरक्षा दे रहे हैं। तो ये किसी भी तरीके से किसी भी रिलीजन की रिलीजियस फ्रीडम में इंटरफेरेंस नहीं है। अपने यूसीसी का जिक्र किया कि ये महिलाओं को सम्मान देगा, समानता लाएगा, लोगों को सम्मान देगा, बच्चों को सम्मान देगा खास तौर पर, लेकिन यहाँ पर जनजातियों को क्यों अलग रखा गया है यूसीसी से? देखिए, अनुसूचित जनजातियों को अलग रखने का सबसे बड़ा कारण ये है कि हमारे संविधान में भी अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। आर्टिकल 371 ए से लेकर के आगे जब आप BCDG तक जाते हैं तो वहाँ पे उनको स्पेशल प्रोटेक्शन है। और वो जो आपकी जो ट्राइब्स है ना, ये कोई रिलीजियस आइडेंटिटीज नहीं है, कल्चरल आइडेंटिटीज है, क्योंकि उनको संविधान में वहाँ पे प्रोटेक्शन है। तो यहाँ पे अगर इनको अलग रखा जाता है तो उनके स्पेशल स्टेटस के कारण अलग रखा गया है, और उस स्पेशल स्टेटस को अगर संविधान प्रोटेक्ट कर रहा है तो यहाँ पे आपको उसको डेफिनेटली प्रोटेक्शन देना पड़ेगा। और कोई भी रीजन इसका नहीं है कि क्यों ट्राइब्स को जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड से बाहर रखा गया। तो फिलहाल इस समय जो है यही माना जाना चाहिए कि यूनिफॉर्म सिविल कोड में ट्राइब्स जो है वो कवर नहीं होंगी, संविधान में उनको दिए गए विशेष अधिकारों के कारण। क्या आगे आने वाले दिनों में ये जनजातियों को भी लाया जा सकता है? देखिए, इसका जवाब तो समय देगा, और सबसे पहले उनको भी डिसाइड करना पड़ेगा क्योंकि उनकी अच्छी खासी संख्या है। और अभी और हम ये भी नहीं कह सकते कि उनके सारे कस्टमरी लॉ एंटी विमेन है। मैं आपको बता दूं कि कई सारी, अभी मैं नॉर्थ ईस्ट से होकर के आ रही हूँ, मेजॉरिटी ऑफ द ट्राइबल कम्युनिटी वो हैं जो अपने यहाँ पे महिलाओं को पुरुषों से ज़्यादा अधिकार और लिबर्टी देती है। तो वो ट्राइब्स है इसलिए पिछड़ी और उनके यहाँ डिस्क्रिमिनेशन हम ये नहीं कह सकते हैं। बहुत सारे ट्राइब्स ऐसे हैं, उनका कल्चर ऐसा है जो महिलाओं और बच्चों को हम में से किसी से भी ज़्यादा प्रोटेक्शन देते हैं। जैसे अभी मैं मिजोरम में होकर के आई, वहाँ पे महिलाओं का प्रोटेक्शन क्या ज़बरदस्त है, आप देखिए कितनी एम्पावर्ड है। तो ये कहना कि वहाँ पे प्रोटेक्शन नहीं है फिर भी हम महिलाओं को छोड़ रहे हैं, ये गलत है।
उनकी कल्चरल आइडेंटिटी है और उस कल्चरल आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए, इसलिए वो प्रोटेक्टेड है। हो सकता है कभी सही समय आए तो इस पे भी बात हो, लेकिन अभी तो यही है कि उनके ऊपर स्पेशल स्टेटस के कारण लागू नहीं हो सकता है। इसके अलावा भी ये कहा जा रहा है कि धर्म के आधार पर जो भेदभाव होता है इसके आने से कम हो जाएगा, महिलाओं में समानता आएगी वो अलग, लेकिन अगर यूसीसी लागू होता है पूरे देश में तो किस तरीके से ताकतवर हो जाएंगी महिला, क्या कुछ सुविधाएं जो उनको मिलेंगी और किस तरीके से वो डेवलप कर पाएंगी? देखिए, अभी ना महिलाओं में बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन है अलग अलग धर्म की। जैसे अभी आप एक एडॉप्शन की बात लीजिए, हिंदू महिला को एडॉप्शन का राइट है और एडॉप्टेड चाइल्ड जो होता है वो एडॉप्शन के बाद आपकी बायोलॉजिकल बच्चे जैसा हो जाता है, उसको वही सारे राइट मिलते हैं जो कि आपके बायोलॉजिकल बच्चे को मिलते हैं। लेकिन अगर आप बाकी धर्मों में देखेंगे तो गार्जियनशिप का तो राइट है, लेकिन एडॉप्टेड बच्चे को वैसा राइट नहीं जैसे कि हिंदू धर्म में है। इस्लाम में तो एडॉप्शन है ही नहीं है, इस्लाम में आप बच्चा अडॉप्ट नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे सवाल ये है कि जैसे मेरे पास एक किसी मुस्लिम महिला का फ़ोन आया, उसने बोला मैं बच्चे को अडॉप्ट करना चाहती हूँ तो मैं क्या करूँ। अब उनका रिलीजन अडॉप्शन के लिए परमिट नहीं करता, तो सवाल यहाँ पे ये कि क्या अडॉप्शन कोई बुरी चीज़ है क्या। और अगर आप एक स्त्री जो कि मदरहुड उसका एक नेचुरल राइट होता है, अगर वो हिंदू कम्युनिटी की है तो अडॉप्ट कर सकती है, तो बाकी महिलाओं को क्यों नहीं मिलना चाहिए। इस तरीके के जो डिस्क्रिमिनेशन है ना, ये समाप्त करने चाहिए। इसी तरीके की अगर हम डिवोर्स की बात करते हैं तो डिवोर्स में हिंदू लॉ में हिंदू महिला और बाकी महिलाओं को लगभग समान अधिकार है। इसी तरीके के राइट आपको स्पेशल मैरिज एक्ट में भी देखने को मिलते हैं। अगर आप स्पेशल मैरिज एक्ट में जा रहे हो तो पुरुष महिला के अधिकार सेम है, लेकिन जब आप पर्सनल लॉ में जा रहे हो तो कहीं पे आपको राइट है, कहीं पे बिल्कुल राइट नहीं है। जैसे इस्लामिक लॉ में आप देखिए, अभी सुप्रीम कोर्ट को सायरा बानो के जजमेंट पे जाकर के बोलना पड़ा कि आप इंस्टेंट ट्रिपल तलाक को बैन करो। तो वहाँ पे अगर कोई मुस्लिम महिला अपनी मैट्रिमोनियल फैमिली में खुश नहीं है तो उसके लिए एग्जिट के ऑप्शन ही बहुत लिमिटेड है। और पुरुष को इतना ज़्यादा राइट है कि महिला हमेशा एक असुरक्षित मानसिक दबाव में रहती है, क्योंकि वहाँ पे कुछ और ऐसी प्रैक्टिसेस भी हैं, जैसे कि आपने देखा होगा हलाला को लेके, जो कि मैटर सुप्रीम कोर्ट के सामने पेंडिंग है। गुस्से में आपने तलाक दे दिया तो आपकी पत्नी किसी और से शादी करेगी, उससे वो मैरिज कॉन्जुमेट होगी, फिर वो डिवोर्स देगा, फिर जाकर के आपकी शादी पुनः अपने हस्बैंड से हो, तो फिर महिला की डिग्निटी का क्या हुआ। तो इसीलिए ज़रूरी है कि अलग अलग रिलीजन में, या मेंटेनेंस का आप सवाल देख लीजिए, इनहेरिटेंस या सक्सेशन का सवाल आप देख लीजिए, हिंदू वुमेन को बहुत ज़्यादा राइट है। हिंदू वुमेन 125 में जो मेंटेनेंस लेती है उसको इनहेरिटेंस और सक्सेशन में, इनहेरिटेंस में अगर आप महिलाओं की संख्या देखेंगे तो हिंदू धर्म में पुरुषों से कहीं ज़्यादा है। पर ये जो राइट है ना, बाकी धर्म की महिलाओं को बिल्कुल अवेलेबल नहीं है, बहुत कम अवेलेबल है। वहाँ पे उस तरीके के राइट बाकी रिलीजन की महिलाओं को नहीं, जैसे कि हिंदू। तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन है ना, जैसे शाबानो के केस में भी आप देखिए, जो मैंने अभी आपको बताया कि 125 नहीं लागू होता, तो ये डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म होना जो है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये जो आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड जाएगा, देखिए जब आपको एक लीगल बैकिंग मिलती है ना तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। अभी तो क्या एक वैक्यूम है कि मेरे साथ वायलेशन होगा तो मैं क्या करूँ, कोई राइट ही नहीं तो मैं कहाँ मांगूँ। जब आपको एक लीगल बैकिंग मिलती है, जब आपको एक लीगल सपोर्ट मिलता है तो आप अपने बारे में एक कॉन्फिडेंस भी फील करते हैं। और इसीलिए आप देखिएगा कि जब से सरकार ने इंस्टेंट ट्रिपल तलाक को बैन किया है, तब से बहुत सारी मुस्लिम महिलाएं बहुत कंफर्टेबल जोन में आ गई। उनका वो डर कहीं ना कहीं जाके काफ़ी हद तक कम हुआ है, जहाँ पे उनको लगता था कि उनको कभी भी तलाक दिया जा सकता है। तो जो लीगल बैकिंग होती है ना, वो एक तरीके का एम्पावरमेंट होता है, और उस एम्पावरमेंट का रियलाइजेशन इर्रेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजियस कम्युनिटी इस देश के हर बच्चे और हर महिला को मिलना चाहिए। और यूसीसी का यही मूल उद्देश्य है। क्या ये संविधानों के प्रारूप के अनुरूप है? बिल्कुल, क्योंकि कई लोगों का ये कहना है कि असंवैधानिक है, ऐसे नहीं किया जा सकता है, या फिर बैलेंस नहीं बनाया जा सकता है स्वतंत्रता का अधिकार और समानता के अधिकार। नहीं, देखिए ये बिल्कुल गलत है, और इसका मैंने आपको रीज़न भी दिया कि देखिए ज़्यादातर इस्लामिक कंट्री में मुस्लिम लॉ कोडिफाइड है। खुद आप भारत को देखिए, आपकी गोवा में एक उनका कॉमन सिविल कोड चलता है, और आप जिस भी धर्म को मानने वाले हो वहाँ पे आप उसी कॉमन सिविल कोड से गवर्न होते हो। तो वहाँ का मुसलमान तो नहीं कहता मैं अपने लॉ से गवर्न होऊंगा, वहाँ का हिंदू तो नहीं कहता मैं अपने लॉ से नहीं, ईसाई कहता है सबके ऊपर समान लॉ है। दूसरी बात यह है कि हमारे संविधान का प्रीएम्बल जब फ्रेटर्निटी की बात करता है तो उसका फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ये है कि रिलीजियस आइडेंटिटी के प्रमोशन को रोका जाए। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि आप डाइवर्सिटी को ख़त्म कर दो। तो पहली बार डाइवर्सिटी नहीं ख़त्म होने वाली है, रिलीजियस आइडेंटिटी का प्रमोशन जरूर बंद हो जाएगा। अब ये नहीं होगा कि हम ये हैं, हम वो हैं, या हमें ये प्रिविलेज है क्योंकि हम इस कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं। उस लेवल पे आकर के आप सेम हो गए।
और हमारे संविधान निर्माताओं ने, उसी संविधान सभा ने जिसने बाकी संविधान बनाया, जिसने वहाँ पे इक्वलिटी और रिलीजियस फ्रीडम लिखा था ना, उन्होंने ही यूसीसी भी आर्टिकल 44 में लिखा था। तो उनको पता था कि वो क्या लिख रहे हैं। और जिन्होंने आपको रिलीजियस फ्रीडम दिया, अगर वही यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रहे हैं, तो हमें अच्छे से समझना चाहिए कि यूनिफॉर्म सिविल कोड और आपकी रिलीजियस फ्रीडम में कोई भी इनकंसिस्टेंसी नहीं है। यूनिफॉर्म सिविल कोड के साथ भी आप अपनी रिलीजियस फ्रीडम को अवेल कर सकते हो। तो आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन की फ्रेटर्निटी और इक्वलिटी, ये जो दो मोस्ट फंडा, और स्पेशल प्रोटेक्शन टू द वुमेन, ये जो मोस्ट फंडामेंटल चीजें हैं ना, ये उसको इम्प्लीमेंट करता है। और इक्वलिटी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे बेसिक फंडामेंटल पार्ट है। इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी के बिना आप सॉवरेनिटी को भी मेंटेन नहीं रख सकते हैं। इसलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड ला करके हम देश की एकता को भी बढ़ा रहे हैं, बंधुता को भी बढ़ा रहे हैं और समानता को भी बढ़ा रहे हैं। और इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो किसी भी तरीके के रिलीजन को एडवर्सली अफेक्ट करता हो, बल्कि ये देश हित में है और हर रिलीजियस कम्युनिटी की महिला और बच्चे के हित में है। और मुझे लगता है जहाँ महिलाओं और बच्चों का हित होता है, वहाँ पुरुषों का हित अपने आप हो जाता है। तो उनके पास विरोध करने के वैसे मुझे कोई वाजिब कारण नहीं लगते। एक पैट्रियार्कल माइंडसेट को छोड़ करके, जो हो सकता है कुछ लोगों में हो, पर मैं नहीं मानती कि सारे लोगों में होगा। बिल्कुल। और क्योंकि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं, चुनौतियों की बात करते हैं, ये देखते हैं कि क्या कुछ फायदे रहने वाले हैं। तो आपने नेबर्स कंट्री के बारे में भी बताया था, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, यहाँ पर ये लागू है, वहाँ किस तरीके की चुनौतियों का सामना करना पड़ा होगा? देखिए, जब आपको एक लीगल एम्पावरमेंट मिल जाता है ना, तो आपने देखा पाकिस्तान में मुस्लिम महिलाएं पॉलिटिक्स में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेती हैं, वो पढ़ने लिखने में भी आगे हैं। तो जब आपको कहीं से लीगल बैकिंग मिल जाती है ना, तो आप एम्पावर्ड अपने आप फील करते हो। ये नहीं मैं कह रही हूँ कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आने से सब कुछ अच्छा हो जाएगा, क्योंकि हर लॉ अगर होता है तो उसको तोड़ने वाले भी होते हैं। समस्या ये है कि अभी तक जब तोड़ने वाले थे तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपको प्रोटेक्शन देने के लिए कोई लॉ नहीं था। अब कम से कम आप जो है सुप्रीम कोर्ट में, ट्रायल कोर्ट में, हाई कोर्ट में ये डिमांड तो कर सकते हो ना कि मेरे इस राइट को वॉलेट किया गया तो मुझे प्रोटेक्शन दिया जाए। मैंने देखा है उन केसेस में, क्योंकि मेरे पास लोग आए हैं जहाँ पे उनके राइट का वॉयलेशन, उसको घर से रात में निकाल दिया गया बच्चों के साथ। अब उसको प्रोटेक्शन देने के लिए कोई लॉ ही नहीं है, उसको मेंटेनेंस नहीं दिया जा रहा है, वो अडॉप्शन करना चाह रही है, कोई लॉ ही नहीं है। ट्रिपल तलाक या हलाला की विक्टिम में कोई लॉ ही नहीं है। तो यहाँ पे सबसे ज़रूरी होता है कि आप उसको लीगली एम्पावर करिए। तो जहाँ जहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन है, वहाँ पे अगर आप यूनिफॉर्म लॉ ला करके हर कम्युनिटी की, रिलीजियस कम्युनिटी के महिला और बच्चे को अगर आप एम्पावर कर रहे हो, तो अपने आप वो धीरे 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 इतनी स्ट्रेंथन हो जाती है कि वो वैसे ही शक्तिशाली हो जाएंगी जैसे कि बाकी कम्युनिटी के या बाकी देश में महिलाएं हैं। तो इम्पॉर्टेंट है राइट देना और उनके राइट को एक्नॉलेज करना। यूसीसी उनके राइट का एक्नॉलेजमेंट भी है और यूसीसी उनके राइट का प्रोटेक्शन भी है। आपको क्या लगता है कि खैर आपने बहुत सारी चीज़ें भी बताई हैं, चुनौतियां भी बताई हैं, क्या कुछ रहने वाली हैं, आपको क्या लगता है क्या जल्दी देश में यूसीसी लागू हो जाना चाहिए? देखिए, उत्तरांचल का यूसीसी जैसे ही आएगा शुरुआत तो हो ही जाएगी और अभी बहुत सारे स्टेट्स ने अपने ऑलरेडी कमेटी बना रखी है। तो मुझे लगता है कि शुरुआत होने का समय भी आ गया है। हमारे संविधान निर्माताओं की जो इच्छा थी ना कि आने वाले समय में इसको इम्प्लीमेंट किया जाए, जब राइट समय हो। राइट टाइम तो बहुत पहले ही आ गया था, बट कहीं ना कहीं शायद लैक ऑफ पॉलिटिकल विल थी। अब आपके पास पॉलिटिकल विल जब है तो यूसीसी भी आएगा और मुझे लग रहा है कि बहुत सारी लाखों करोड़ों जो महिलाएं और बच्चे हैं उनको ये वो न्याय देने में सक्षम होगा जो न्याय अभी तक वो नहीं पा सकती है। तो मुझे लगता है इसको लागू होना भी चाहिए और ये लागू होगा। जैसे उत्तरांचल इसको लागू करेगा वैसे इसकी शुरुआत। लेकिन एक और सवाल रहेगा, क्योंकि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। हमने इसकी अच्छी चीज़ों के बारे में बात की, चुनौतियों के बारे में भी बात की है, लेकिन इसको लेकर कोई नुकसान जो कि हो सकता है? नुकसान तो क्या होगा, नुकसान तो कोई भी नहीं, इसका तो फायदा ही फायदा है। नुकसान तो इसका कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि देखिए क्या है ना, एक देश की आधी आबादी आपकी महिला आबादी है। उस महिला आबादी को अगर आप कमज़ोर छोड़ देते हो ना, तो फिर आप देश को ताकतवर कैसे बनाओगे। और उस आधी आबादी में भी अगर कोई पर्टिकुलर माइनॉरिटी कम्युनिटी है, उसकी अगर आधी आबादी भी अगर कमज़ोर है, तो फिर आप देश को ताकतवर कैसे बना सकते हो। जब आप देश को शक्तिशाली बनाने की बात करते हो तो हर नागरिक एम्पावर होना चाहिए और आज के समय में एम्पावरमेंट आता है आपके लीगल राइट से। तो ये जो लीगल राइट के रूप में कॉमन सिविल कोड आएगा या यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा, मैं बार बार दोनों शब्द इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि आर्टिकल 44 में यानी अनुच्छेद 44 में संविधान निर्माताओं ने यूनिफॉर्म सिविल कोड यूज़ किया था। सरकारें भी इसको यूनिफॉर्म सिविल कोड ही बोलती है जब तक संविधान में
इस चीज़ को चेंज दोनों में कोई अंतर नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये जो कॉमन सिविल कोड आने वाला है, वो हर महिला को ये अधिकार देने वाला है, उसको एम्पावर्ड करने वाला है। और आज का जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम में जो सिस्टम चलता है ना, उसमें आपका एम्पावरमेंट आपके लीगल राइट से होता है। तो जब महिला एम्पावर्ड होगी तो देश भी तो सशक्त आपको बनेगा। क्या लगता है और कि देश भी उत्तराखंड में जो अब क्योंकि जल्द ही कानून भी बन जाएगा कॉमन सिविल कोड या यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर, क्या वो नजीर बनने वाला है पूरे देश के लिए? लोगों को सशक्त करेगा? जिस तरीके की धारणाएं लोग लेके चल रहे हैं, क्या वो दूर हो सकेंगी? देखिए बिल्कुल सशक्त करेगा। और आने के बाद मुझे लग रहा है लोगों का जो रिएक्शन है वो भी बहुत पॉजिटिव होने वाला है, क्योंकि काफ़ी समय से शायद देश का एक बड़ा तबका इसका इंतज़ार कर रहा था। दुर्भाग्य ये था कि उस तबके की आवाज़ को शायद सुना नहीं गया, और ये बहुत वेलकमिंग स्टेज था कि किसी ने सुना, कहीं से तो इसकी शुरुआत हुई। सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी कमीशन बना ही दिया है, और मुझे लगता है कि अगर उत्तरांचल तो अब इसको लागू करने जा ही रहा है, कुछ और स्टेट में लागू होगा, और धीरे धीरे उम्मीद है कि केंद्र सरकार भी यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर के जल्दी आएगी। और इससे जो है देश के हर कोने में किसी भी धर्म की महिला हो, उसको वो न्याय मिलेगा, जिसे कि वो एक वेलफेयर स्टेट में डिजर्व करती है और सेकुलर स्टेट में। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि बहुत अच्छी तरीके से समझाया यहाँ पर यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर, जिस तरीके की धारणाएं लोगों के मन में है, किसी भी तरीके की कंफ्यूजन है इसको लेकर। साफ तौर पर ये कहा गया है कि सभी धर्मों के लिए एक कानून होगा, लेकिन इसका किसी भी शादी के रीति रिवाजों पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। कोई भी धार्मिक स्वतंत्रता का हनन इसमें नहीं होने वाला है। आपको उम्मीद है कि ये जो इन्फॉर्मेशन है वो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिएगा। इसके साथ ही आपको क्या लगता है, क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड जल्द ही देश में लागू हो जाना चाहिए? कमेंट करके जरूर। धन्यवाद। धन्यवाद।